सीपी पर कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है। दरअसल एक कांग्रेस इस पूरे मसले को आगे तक ले जाने की चुनाव में कोशिश कर रही है और बीजेपी पर यह कहें कि घेरने की रणनीति के तौर पर कांग्रेस की इस मीटिंग को देखा जा रहा है, माना जा रहा है। पीसीसी वॉर रूम में रणनीति को लेकर मंथन हो रहा है। पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस माना जा रहा है कि यात्रा निकालेगी, इसी को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। बैठक में यात्रा की रणनीति पर चर्चा हो रही है। इस बैठक में सीएम गहलोत, प्रभारी रंधावा, अध्यक्ष डोटासरा मौजूद हैं। सीपी जोशी, ममता भूपेश, प्रसादी लाल मीणा भी इस मीटिंग में शामिल हैं। तो बड़े स्तर पर बड़ी तैयारी के साथ बड़े हमले के जरिए कांग्रेस की यह कोशिश कि ईआरसीपी के मसले को आगे लेकर जाया जाए। पीसीसी वॉर रूम में रणनीति को लेकर मंथन। ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान की एक तरह से कहें कि दुखती रग, एक ऐसी नब्ज जिसको जितना दबाया जाए उससे उतना ही असर पड़ता हुआ देखने में मिलता है, क्योंकि कई जिले, करीब 1.5 दर्जन के आसपास जिले जो ईआरसीपी से लाभान्वित या प्रभावित होते हैं या हो सकते हैं, और उसी को लेकर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ये एक बहुप्रतीक्षित परियोजना जिसको लेकर अभी तक एक तरह से माना जाए केंद्र और राज्य में राजनीति का ही खेल देखने को मिला है। लेकिन अब इस पूरे मसले पर ईआरसीपी को लेकर कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे चलना है। ईआरसीपी पर कांग्रेस की बड़ी बैठक जिसमें बीजेपी को घेरने की साफ तौर पर तैयारी हो रही है। पीसीसी वॉर रूम में रणनीति को लेकर मंथन हो रहा है। पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस बाकायदा यात्रा निकालेगी। बैठक में यात्रा की रणनीति पर चर्चा हो रही है। बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत, रंधावा, डोटासरा मौजूद हैं। सीपी जोशी, ममता भूपेश, प्रसादी लाल भी इसमें शामिल हैं। अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आप। मीटिंग में सभी जो वॉर रूम के अंदर नेता हैं वो मौजूद हैं और ईआरसीपी को लेकर कैसे आगे चलना है, कांग्रेस के स्टैंड को कैसे रखना है, बीजेपी को कैसे घेरना है, क्या रणनीति रहे ईआरसीपी को लेकर। क्योंकि लगातार हमने देखा कि केंद्र सरकार ये कहती है कि ईआरसीपी की बैठकों में राजस्थान की सरकार की तरफ से नुमाइंदे नहीं आते हैं, उस पर आगे अमल नहीं किया जाता है, इस पर बढ़ा नहीं जाता है। वहीं राजस्थान सरकार की तरफ से या राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि ईआरसीपी का वादा तो किया गया बीजेपी की तरफ से, लेकिन सरकार चूंकि कांग्रेस की आगे, इस वजह से इस वादे को अधर में ही छोड़ दिया गया। पिछले दिनों कुछ चर्चा में बयान भी नेताओं के सामने आए, जिन बयानों के जरिए इस मसले ने और भी जोर पकड़ा। और अब चूंकि मुख्यमंत्री अलग अलग मंचों से कहते रहे हैं कि मैं हर हालत में ईआरसीपी को लाइव करूंगा, इस पूरे ईआरसीपी को सामने लेकर आऊंगा, इसको लागू करूंगा। और बाबूलाल धायल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे हम सीधा संपर्क करते हैं, उनका रुख करते हैं। बाबूलाल, तो एक कहें कि पूरे तौर पर बड़ी रणनीति बनाने की कोशिश कांग्रेस की, इससे 18 के आसपास जिले कवर होते हैं और विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो इसमें करीब 80-85 के करीब वो विधानसभा सीटें आती हैं। और पूर्वी राजस्थान में वैसे ही कांग्रेस ने पिछली चुनावों में बाजी मारी थी और बीजेपी को साफ कर दिया था। जी बिल्कुल, इसलिए बहुत ही सोच समझकर फैसला लिया गया है। और जब चुनाव की घड़ी नजदीक है, जब आचार संहिता लगेगी, तब कांग्रेस पार्टी इस इलाके में रथ यात्रा निकालेगी, बड़े बड़े वाहन, बहुत सारे काम ऐसे करने वाली है पार्टी, जिससे कि इस इलाके के आवाम को ये भरोसा होगा कि कांग्रेस पार्टी ही ईआरसीपी बना सकती है और दूसरी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ थोड़े वादे करती हैं। इसलिए इशू को जो है कांग्रेस पार्टी ने जिंदा रखा पूरे 5 साल। वसुंधरा की सरकार थी तब कोई 2017 में इसकी डीपीआर बन गई थी। वसुंधरा राजे ने भी 2018 के चुनाव में इस मुद्दे पर वोट मांगे थे और ये कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे और ईआरसीपी लाएंगे और 13 जिलों की जनता को पानी पिलाएंगे। लेकिन सरकार चली गई तो अशोक गहलोत ने इस मुद्दे को झटक लिया। पिछले 4-5 साल में उन्होंने इस मामले में खूब जो कुछ हो सकता था वो करने की कोशिश की। बजट एलोकेट किया, इस इलाके के जनप्रतिनिधियों के साथ में लगातार संवाद किया, जितने भी पंच पटेल हैं जो कि प्रभावशाली लोग हैं इस इलाके के, उनके साथ में उनकी बैठकों का दौर चलता रहा। और जब अब तैयारी पूरी मुकम्मल हो गई और जब लगा यानी कि इस इलाके के लोगों को कि नहीं सिर्फ कांग्रेस इसकी बात कर रही, बीजेपी बैकफुट पर आ रही है, बीजेपी इस मुद्दे पर बचाव की मुद्रा में है, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी की जा रही है,
तब कहीं जाकर अब यात्रा निकाली जा रही है। और ये जो यात्रा है, इसकी तारीख का जो ऐलान वो आज हो जाएगा। जब ये बैठक खत्म होगी तो नेता जो है आकर के पूरा कार्यक्रम बताएंगे। और ये भी उनके दिलो दिमाग में जो चीजें हैं कि मतदाता जो हैं इस मुद्दे से कनेक्ट हों और किसी भी तरह से पार्टी को इसका सियासी फायदा मिले, इसी के मद्देनजर सारा ताना बाना जो है वो बुना जाएगा। और अगले यानी कि 1.5-2 महीना है वो ईस्टर्न राजस्थान में ईआरसीपी का शोर चुनाव में खूब गूंजेगा और इस मुद्दे पर पार्टी वोट मांगेगी और ये कहेगी कि 14,000 करोड़ रुपया हमने रिलीज किया है, अगर केंद्र हमें राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं देता है तो फिर हम लोग अपने पैसे के दम पर, अपने बजट पर इसे पूरा कराएंगे। तो एक भरोसे का संचार करने की कोशिश होगी पूरी राजस्थान के लोगों के दिल और दिमाग में कि चाहे केंद्र सहयोग करे या ना करे, अशोक गहलोत की सरकार से पूरा करा सकती है। इसलिए मैंडेट मांगने के लिए जब कांग्रेस पार्टी जा रही है जनता के बीच में, उससे पहले एक माहौल बनाया जा रहा है और उस सकारात्मक माहौल के दम पर पार्टी पॉजिटिव तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में जनता के जो आवाम है उसको साथ लेकर के इस मुद्दे पर आगे बढ़ना चाह रही है। तो निगाहें टिकी हुई है पार्टी की कि हम किसी भी सूरत में इस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे और ये चुनावी जीत का बड़ा कारण बन सकता है। इसलिए अब जो है कांग्रेस पार्टी आज पिछले 2 घंटे से मंथन कर रही है, सारे के सारे नेता बैठे हुए हैं और उनसे सुझाव लिए जा रहे हैं कि कैसे कैसे काम करना है। और ईआरसीपी जो है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जो एक बड़ा मुद्दा बन चुका है इस इलाके में, उस पर जनता का ध्यान आकर्षित करके और चुनाव में कैसे वोट हासिल किए जाए उस पर भी चर्चा हो रही है। तो ये अब जब तारीख आ जाएगी और कांग्रेस पार्टी सारी की सारी पार्टी जब जनता के बीच में जाएगी, तब देखने वाली बात होगी कि जनता रेस्पॉन्स कितना देती है, जनता किस तरह से कनेक्ट होती है, क्या जनता वास्तव में इस मुद्दे पर वोट करेगी। ये तो जब पूरी की पूरी पार्टी जनता के बीच में जाएगी तब जो माहौल बनेगा वो ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल जो है कांग्रेस पार्टी को उम्मीदें बहुत है कि ये मुद्दा ईस्टर्न राजस्थान में कारगर हथियार साबित हो सकता है, पार्टी को चुनाव जिता सकता है। लेकिन जब तक पार्टी यूनाइट नहीं होगी, जनता को लगेगा कि नहीं पार्टी जीतने के लिए लड़ रही है, तब इसका फायदा और ज्यादा पार्टी को मिल सकता है। लेकिन बीजेपी इसकी किस तरह से कार्ड ढूंढेगी, कैसे बचाव की मुद्रा में आएगी या अग्रेसिव होगी या कैसे लोगों को समझाएगी, क्योंकि पीएम मोदी भी बोल चुके हैं इसके बारे में। तो अब जो बयान थे पुराने नेताओं के, बड़े नेताओं के, उनको कांग्रेस पार्टी ने यानी कि झटक लिया है और जनता को वो बता रही है कि देखिए मोदी जी आए थे, उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार जो है ईआरसीपी का निर्माण कराएगी और इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे देगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और केंद्र ने असहयोग का रवैया अपनाए रखा, जिसकी वजह से इस इलाके की जनता का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया। अब यही देखना होगा कि क्या तैयारी यहां कांग्रेस की तरफ से होती है ईआरसीपी के मुद्दे को आगे ले जाने की, बीजेपी को घेरने की, और दूसरी तरफ बीजेपी कैसे कांग्रेस पर पलटवार करती है। बाबूलाल धायल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस में मंथन चल रहा है तो बीजेपी भी पीछे नहीं है, चर्चा कांग्रेस में भी हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं, मानसरोवर में संभाग स्तरीय बैठक हो रही है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से हो सकती है, सोशल मीडिया वॉलंटियर्स से भी वो संवाद करेंगे। तो बड़ी खबर जयपुर के से आ रही है कि बीजेपी का भी मंथन चल रहा है। भले ही कांग्रेस मीटिंग में ईआरसीपी के मुद्दे को डिस्कस कर रही हो, लेकिन दूसरी तरफ बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी की तरफ से भी बड़ी तैयारी हो रही है और आज संभाग स्तर पर बैठक हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान खुद यहां पर आए हुए हैं और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। मानसरोवर में संभाग स्तरीय बैठक चल रही है और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से की जाएगी। सोशल मीडिया वॉलंटियर्स से भी संवाद करेंगे। महेश दाधीच से बात कर लेते हैं इस खबर पर और जानकारी के लिए। महेश, तो बीजेपी भी हर लिहाज से तैयारी पूरी कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान क्या मंत्र दे रहे हैं कार्यकर्ताओं को? जी बिल्कुल रविंद्र, जानकारी देना चाहूंगा कि अब चुनावी आचार संहिता लगने वाली है। कुछ दिन का जो वक्त है वो अब बाकी है और इससे पहले जो पार्टियां हैं वो अब दमखम लगाने में जुटी हुई है। आज बीजेपी की और से जो है यहाँ पर कई कार्यक्रम हैं, उसमें एक तरफ जो किसानों का प्रोटेस्ट है वो है, उससे पहले
राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए भी बीजेपी नेता पहुंचे हैं। तो यहां आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, वो संभाग स्तरीय जितने भी जो अलग अलग जिले हैं जयपुर संभाग के, उनके तमाम पदाधिकारियों के साथ में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और साथ ही में जो आपनो राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा जो अभियान है उसे लेकर के यहाँ पर जो चर्चा है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और साथ ही में इसमें कई एमएलए एमपी हैं वो पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के महामंत्री है भजन लाल वो यहाँ पर शामिल हुए हैं। साथ में पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी हैं, वो इस सभा में यहाँ पर शामिल हुए हैं। जो विचार मंथन है वो यहाँ पर चल रहा है मॉडर्न स्कूल के सभागार में। और यहाँ पर कुछ देर जो बैठक रहेगी उसके अंदर पार्टी की रीति नीति को लेकर के, साथ ही में जो चुनावी तैयारियां हैं उसको लेकर के पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत यहाँ पर करेंगे। साथ ही में जिलों में किस तरह की स्थिति है और जिलों में चुनावी अभियान को कैसे लेकर के जाना है उसे लेकर के विचार मंथन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद में क्योंकि प्रेस को यहाँ पर बात करने से रोका गया, प्रेस को यहाँ पर इस मीटिंग में अलाउ नहीं किया गया, तो उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 2:30 बजे के करीब बीजेपी मुख्यालय पर होगी। उसके बाद में सोशल मीडिया के जो वॉलंटियर्स है, क्योंकि देखिए पार्टियां इस समय में प्रचार के लिए सबसे ज्यादा सोशल मीडिया को जो है अपना हथियार बनाना चाह रही है, और इस लिहाज से सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स से जो संवाद का कार्यक्रम है धर्मेंद्र प्रधान का वो भी यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन इससे पहले जो ये बैठक यहाँ पर चल रही है, संभाग स्तरीय जो नेता हैं उसमें इस बैठक में शामिल हुए हैं, उनको यहाँ पर जीत का मंत्र देने की कोशिश है, उनको जोश फूंकने की कोशिश है और उत्साह जो है चुनाव के भीतर में किस तरह का पार्टी के कार्यकर्ताओं में पदाधिकारियों में रहे। भले ही कांग्रेस दूसरी तरफ में अपनी उपलब्धियों को गिना रही हो, लेकिन जो दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो तमाम तरीके से फेल्योर गिनाने में जो है वो जनता के बीच किस तरह से पहुंचे और कैसे लोगों के बीच में बीजेपी जो है अपने जो चुनावी एजेंडा है उसको लेकर के लोगों के बीच में कन्विंस कर सके, उस बात पर जो जोर देने की कोशिश है वो यहाँ पर रहेगी। लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं, राष्ट्रीय नेताओं का आने का यहाँ पर सिलसिला चल रहा है। जेपी नड्डा का जो आने का यहाँ पर कार्यक्रम था वो जो है कैंसिल हो गया है, लेकिन अभी धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनका लगातार आज यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच में रहने का कार्यक्रम है और चुनावी जो बातचीत, चुनावी जो रणनीति है उसको लेकर के चर्चा यहाँ पर रहेगी। महेश दाधीच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया इस बार फिलहाल अपडेट देने के लिए। आपसे आगे भी हम संपर्क करेंगे। वैसे लगातार संभाग स्तर को लेकर यहाँ न सिर्फ बैठक और बातचीत धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से हो रही है, बल्कि प्रहलाद जोशी भी मीटिंग ले रहे हैं अपने स्तर पर और बीएल संतोष भी आज ये बैठक कर रहे हैं। फिलहाल नजर रहेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसा महेश दाधीच ने अभी बताया भी, ये जयपुर लाइव का जरा आप प्लीज हटाइएगा और उसके बाद फिर महेश दाधीच ने ऐसा बताया कि 2:30 बजे के करीब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या कुछ बातें धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कही जाती हैं ये देखना दिलचस्प होगा। बीएल संतोष ने अपने तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है और दूसरी ओर प्रहलाद जोशी भी कार्यकर्ताओं को संभाग स्तर पर मंत्र देने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इधर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए कांग्रेस ने 49 विधानसभा सीटों पर ऑब्जर्वर लगा दिए हैं। 49 विधानसभा सीटों पर ऑब्जर्वर लगा दिए हैं। सादुल शहर सीट पर सुखवंत सिंह बरार ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। श्री गंगानगर सीट पर राजवंत सिंह कौर ऑब्जर्वर नियुक्त हुए हैं। करणपुर सीट पर गुरपाल सिंह ऑब्जर्वर नियुक्त हुए हैं। संगरिया सीट पर राजकमल प्रीतपाल, बीकानेर वेस्ट सीट पर महेंद्र सिंह नेगी, रतनगढ़ सीट पर अलकापाल, खेतड़ी सीट पर हंजला उस्मानी को ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया गया है। यानी एक विधानसभा सीट पर ऑब्जर्वर के तौर पर आपको अपनी जिम्मेदारी इस मायने में संभालनी है कि सारी चीजों को ऑब्जर्व करना है, समझना है, न सिर्फ टिकट वितरण से पहले की परिस्थितियों को, बल्कि जब टिकट का बंटवारा होता है, टिकट जब संबंधित किसी उस विधानसभा सीट में प्रत्याशी को मिलता है कांग्रेस का, तो फिर कौन बागी हैं, कौन विद्रोह कर रहे हैं और इसके बाद कौन कार्यकर्ता कितना समर्थन कर रहे हैं, कितनी ताकत और मेहनत लगा रहे हैं, ये तमाम चीजों को ऑब्जर्व करना। और इसके अलावा मुद्दे क्या हैं, अगला जो प्रतिद्वंदी है उसकी ताकत क्या है, तो ऑब्जर्वर का काम भी बेहद महत्वपूर्ण इस मायने में कांग्रेस की तरफ से 49 सीटों पर यह ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं।
तो बहादुरा सीट पर महेंद्र सिंह नेगी, बीकानेर वेस्ट सीट पर महेंद्र सिंह नेगी, रतनगढ़ सीट पर अलकापाल, खेजड़ी सीट पर हंजला उस्मानी, खंडेला सीट पर मदन लाल, सवाई माधोपुर याकूब सिद्दीकी, लाड़पुरा सीट पर राजपाल बेश, रामगंज मंडी सीट पर शांति प्रसाद भट्ट, मंडलगढ़ सीट पर नीरज त्यागी, चौमू सीट पर निकिता चतुर्वेदी, फुलेरा सीट पर मीनू वर्मा, अंबर सीट पर कमलेश चौधरी, सिविल लाइन सीट पर मंजीत शर्मा, आदर्शनगर सीट पर कीकी संधू, मालवीय नगर में भी कीकी संधू, अलवर अर्बन सीट पर रेखा चौहान, टोंक सीट पर प्रतिपाल कौर, पुष्कर सीट पर सीमा जोशी। तमाम ये 49 सीटों का लेखा जोखा जो कि ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्ति की गई है। और अब चुनाव के ऐलान से पहले और टिकट के बंटवारे से पहले ये ऑब्जर्वर की नियुक्ति करना भी अपने आप में एक तरह से कहें कि इन लोगों को जिम्मेदारी का एहसास कराना कि आप भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। भले ही हम टिकट किसी और को दे रहे हैं, आपकी जिसको भी टिकट दे रहे हैं आपको उसको चुनाव हर लिहाज से लड़ाना है। हालांकि इसका मकसद उस लिहाज से नहीं देखा जा सकता, लेकिन ये जरूरी है कि टिकट बंटवारा जब हो तो उससे पहले की परिस्थितियों से लेकर बाद की परिस्थितियों तक जब तक वोट नहीं डल जाता, इन ऑब्जर्वर की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। और वहीं प्रदेश में महिला अत्याचार के मुद्दे को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी की तरफ से महिला अत्याचार के मुद्दे को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन सौंपा गया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के नेतृत्व में राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया। वहीं ज्ञापन देने से पहले बीजेपी की कोर कमेटी की मुख्यालय में अहम बैठक भी की गई। तो प्रदेश में महिला अत्याचार के मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। बीजेपी की तरफ से महिला अत्याचार के मुद्दे को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन सौंपा गया है। अरबाज से बात करते हैं इस पूरे मामले पर। अरबाज, मुख्य बातें क्या हैं ज्ञापन की? देखिए, ज्ञापन में राजस्थान में जो महिला अत्याचार का ग्राफ है उसकी पूरे आंकड़े लेकर के भाजपा की कोर टीम पहुंची है राजभवन, और बाकायदा जो पिछले 5 साल में महिला अपराध और अत्याचार को लेकर के इनकी बात है वो यहाँ पर रखी गई है ज्ञापन में। और बताया गया है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जिस तरह से अत्याचार और अपराध बढ़ रहा है लगातार, तो सरकार को एक्ट करना चाहिए था। ऐसे में राज्यपाल को उन्होंने शिकायत की है कि भाई ये जो महिला अत्याचार है इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश के हालात में सुधार की जरूरत है और इस तरह से जो एक्शन है वो लिया जाना चाहिए। फिलहाल जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो खुद सीधे संवाद कर रहे हैं, जो राज्यपाल हैं उनसे बाकायदा देने के बाद में एक डेलीगेशन जिसमें खुद जो दिया कुमारी हैं वो भी शामिल है, क्योंकि महिला मोर्चा जो है उसकी जिम्मेदारी उनके पास में है। अब देखें कि इसमें जो सांसद हैं राजस्थान से, खासतौर पर खुद दिया कुमारी हैं, किरोड़ी लाल मीणा हैं, घनश्याम तिवाड़ी हैं, रामचरण बोरा हैं और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। नारायण पंचारिया जो कि चुनाव प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं राजस्थान के अंदर में, वो यहाँ पहुंचे। तो पूरी कोर टीम है जिसमें अलका गुर्जर से लेकर के सौम्या गुर्जर इनके साथ में मौजूद है, अजयपाल सिंह और जो कालीचरण सर्राफ हैं वो भी पहुंचे। तो एक तरह से भाजपा जो है एक्शन में नजर आ रही है और सरकार के खिलाफ अपनी बात लेकर के सीधे तौर पर जो है राज्यपाल के पास पहुंचे। और महिलाओं का मामला है, आदि आबादी का मामला है, तो लिहाजा आप देखिए कि इस गंभीर मुद्दे को लेकर के वहां पहुंचे, तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं से जुड़ा जो मामला है उसको लेकर के भाजपा आने वाले वक्त में और जो है एक्टिव होने वाली। अरबाज अहमद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल अपडेट देने के लिए इस खबर पर, शुक्रिया। और अब ये दौसा की खबर आपको बताते हैं। लालसोट से खबर है दरअसल, जहां चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के चाहे जितने दौरे करा लें, राजस्थान में इनका पश्चिम बंगाल जैसा हाल होगा। बीजेपी के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, तो जो उम्मीदवार थे वो हार के डर से बैक हो गए हैं। वहीं कांग्रेस की लिस्ट को लेकर प्रसादी ने कहा कि जब नवरात्र के शुभ दिन आएंगे तो लिस्ट भी आ जाएगी, पहले बीजेपी की लिस्ट तो आने दो। देखो, पश्चिम बंगाल उदाहरण है। ममता बनर्जी को हराने के लिए पूरी कैबिनेट, मोदी जी 2 महीने तक वहीं पड़े रहे, सारी कैबिनेट पड़ी रही, सारे मुख्यमंत्री, क्या नतीजा निकला बंगाल में? तो बंगाल वाला इतिहास यहाँ दोहराया जाएगा। सरकार की जो योजनाएं, जनहित की योजनाएं जिससे लोगों को फायदा पहुंचा है, जो विकास हुआ है, जनता उसको तवज्जो देगी। नहीं कि इन मंत्री तो चले जाएंगे चुनाव के बाद, इनको कौन पूछेगा यहाँ? प्रधानमंत्री 10 बार आ गया, अब तो 20 बार और आएंगे चुनाव 2 महीने में, 20 बार और देंगे। बीजेपी के पास कैंडिडेट ही नहीं है, क्या करेंगे? लड़ेंगे नहीं तो। बीजेपी के पास कोई लड़ने वाले ही नहीं है। जन कल्याणी योजनाओं को देखते हुए बीजेपी के जो कैंडिडेट थे सब बैक हो गए, कोई लड़ना ही नहीं चाहता चुनाव। हार के लिए कौन चुनाव लड़ेगा? लिस्ट अभी जल्दी क्या है, बीजेपी की तो आने दो। कोई कनागतों में लिस्टें निकलती है क्या किसी की? नवरात्र आएगी, शुभ दिन आएंगे, अपना आप लिस्टें आ जाएगी।
गहलोत सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। राजस्थान में सरकार जाति आधारित सर्वे कराएगी। राजस्थान में जातिगत सर्वे शुरू करने के आदेश जारी हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये आदेश जारी किए हैं। तो ये एक तरह से कहें कि कल ही बयान मुख्यमंत्री का दिन में सामने आया था, जिसमें कहा था कि सेंसस का काम यानी जो जनगणना का काम होता है वो काम तो केंद्र सरकार का होता है, लेकिन सर्वे जैसा बिहार में कराया गया था उसी के मॉडल के रूप में राजस्थान में भी जातिगत सर्वे कराया जाएगा। अब इस संबंध में आदेश जारी हो चुके हैं। सीएम ने कल जातिगत जनगणना करवाने का ऐलान किया था। राज्य सरकार अपने संसाधनों से जातिगत सर्वे कराएगी। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक संबंधित आंकड़े एकत्रित होंगे और इस कार्य के लिए जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी होंगे। सर्वेक्षण कार्य के लिए नोडल विभाग प्रश्नावली तैयार करेगा और सूचना और आंकड़ों को ऑनलाइन फीड करना होगा। आईटी विभाग राजस्थान विशेष मोबाइल ऐप बनाएगा। तो बाकायदा कल एक शासनादेश जारी हुआ जिसमें बताया गया कि सरकार यानी राजस्थान सरकार अपने ही संसाधनों से सांख्यिकी विभाग को नोडल एजेंसी मानते हुए ये सर्वे का काम कराएगी और इसके अलावा कलेक्टर्स को ये आदेश दिया गया या निर्देश दिया गया या सुझाव दिया गया कि आप संबंधित लोगों को अपने काम में ले सकते हैं। यह ट्वीट कल किया गया था। राजस्थान की कांग्रेस सरकार जाति आधारित सर्वे कराएगी। ट्वीट में क्या है? कांग्रेस जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ये एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट जारी हुआ था और इस पोस्ट को हमने आपको पढ़कर बताया। आप कहते तो एक बार और बताते हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी हां, इस लाइन के साथ यह कहा कि अपने संकल्प पर कांग्रेस काम कर रही है और उसी आधार पर जातिगत सर्वे की शुरुआत कर दी है। हाईकोर्ट में फैसला आ गया है, बिहार गवर्नमेंट के पक्ष के अंदर आ गया है, तो वही मॉडल हम अपना रहे हैं। जो बिहार गवर्नमेंट ने किया है वही मॉडल जो है राजस्थान में अडॉप्ट करेंगे। सर्वे होगा, ठीक है। सेंसस जो होता है जनगणना वो भारत सरकार ही करा सकती है, वो राज्य सरकार करा नहीं सकती है। ये खाली सर्वे हो रहा है, परिवारों का सर्वे हो रहा है। आर्थिक स्थिति मालूम पड़ जाएगी साथ के अंदर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक में। और वहीं मुख्यमंत्री गहलोत के ऐलान पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने हमला बोला है। राठौड़ ने कहा कि अगर जातिगत जनगणना की इतनी आवश्यकता थी तो पहले क्यों नहीं किया? योजना तो तब बनाएंगे जब सरकार बनाएंगे, जब सरकार बनेगी। गहलोत साहब आचार संहिता से 3 दिन पहले अचानक एक शगुफा छोड़ना। शासन में थे गहलोत साहब, दर्जनों कबीना की बैठकें हुई। जातिगत जनगणना का अगर इतनी आवश्यकता थी तो पहले क्यों नहीं निर्णय लिया? अब चूंकि जातिगत जनगणना करवाने का संवैधानिक अधिकार केंद्र सरकार का है, पर सर्वेक्षण के नाम पर अपने खोए जन आधार को ये कहने के लिए कि मैं जातिगत आधार पर योजना बनाऊंगा, योजना तो तब बनाएंगे जब सरकार बनेगी। सबको मालूम है कि जितनी भी मशीनरी जनगणना में लगती है वो आम चुनाव के अंदर लगती है और आम चुनाव के में उनको इतर दूसरे काम करने की अनुमति भी नहीं होती। इसलिए चाय के प्याले में तूफान खड़ा करना, इस फितरत के आधार पर उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया है। ये जनता को गुमराह करने वाला निर्णय है। इनकी नीति और नीयत दूसरी है, वोट की फसल काटने की नीयत है। इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। एक बार फिर से जयपुर की उस खबर का रुख करते हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि बीजेपी का आज महामंथन हो रहा है। संभाग स्तर पर बीजेपी का मंथन हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो कार्यकर्ताओं की बैठक जयपुर में ले रहे हैं। मानसरोवर में यह संभाग स्तरीय बैठक हो रही है। बैठक के बाद बताया गया है कि धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया वॉलंटियर्स से भी वो संवाद करेंगे। यानी सोशल मीडिया से जुड़े हुए जो बीजेपी के लोग हैं उनके साथ वो संवाद करेंगे। ये मीटिंग की तस्वीरें आप देखिए। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री
जब बैठक के लिए पहुंचे तो इसके साथ ही जो संघ के संस्थापक उनको नमन किया गया। प्रहलाद जोशी भी यहां पर आपने देखा और ये तमाम जो कार्यकर्ता बीजेपी के इस दौरान उनकी तरफ से साफ तौर पर संभाग बैठक जयपुर यानी जयपुर के संभाग पर यह बैठक और इसके अलावा दो अलग अलग संभागों का मोर्चा बीएल संतोष और प्रहलाद जोशी की तरफ से भी संभाला गया है। वो भी अपने स्तर पर संभाग के नेताओं से बातचीत और मंथन कर रहे हैं। टोंक की एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर मालपुरा में पीपलू को शामिल करने का विरोध किया जा रहा है। पीपलू को टोंक जिले में ही रखने की मांग हो रही है। घाना चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो चुका है। पीपलू से टोंक की दूरी 16 किलोमीटर है, मालपुरा 55 किलोमीटर दूर है। तो बड़ी खबर है, अब जिस तरह से ऐलान हुए हैं और 3 नए जिलों के बनने के लेकर अब वहीं मालपुरा में पीपलू को शामिल करने का विरोध हो रहा है। दरअसल विरोध इस बात को लेकर हो रहा है कि पीपलू को टोंक जिले में ही रखा जाना चाहिए। पीपलू को मालपुरा में शामिल करने की बात जो आई है अभी हाल फिलहाल जो 3 नए जिले बने हैं, तो ये सही नहीं है, क्योंकि कहना यह है कि पीपलू से टोंक की दूरी तो केवल 16 किलोमीटर है और मालपुरा की दूरी 55 किलोमीटर। तो 16 किलोमीटर अगर नज़दीक रहेगा तो जिला मुख्यालय नज़दीक रहेगा और इसी लिहाज से घाना चौराहे पर अब अनिश्चितकाल धरना यहां पर स्थानीय नागरिकों की तरफ से शुरू कर दिया गया है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ, आप कहीं मत जाइएगा, तुरंत लौट कर आते हैं। जीतेगा तो इंडिया। जी हां, वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है और भारत की टीम के भी मैच का आगाज आज से होने वाला है। मैन इन ब्लूज पूरी तरह से तैयार है, मैन इन येलो यानी कंगारू भी तैयार हैं और आज वही दिन जिसका क्रिकेट के हर एक फैन को इंतजार है और आपको भी। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो तैयार हो जाइए क्योंकि क्रिकेट के सबसे बड़े महाकुंभ की घड़ी आ गई है। आज भले ही 5 बार की विश्व विजेता से भारतीय टीम टकराएगी, लेकिन इतना तो तय है, कप तो भारतीय टीम ही लेकर आएगी। आज भारतीय टीम जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी, जीत का परचम लहराना चाहेगी और जीत का स्वाद हर एक भारतीय फैंस को चखाने की कोशिश पूरी होगी। भारतीय टीम का आज दबदबा होगा क्योंकि जीतेगा तो इंडिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होना है। ब्रेकिंग बता देते हैं आपको, वर्ल्ड कप के इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। तो भले ही ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत लिया हो, लेकिन यह जरूर तय है कि भारत से पार पाना ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं होगा और ऑस्ट्रेलिया की यह एक तरह से कहे मनोदशा को झलकाता है कि टॉस जीतकर सेफ साइड चुनते हुए उन्होंने बल्लेबाजी ली है ताकि प्रेशर ना आए उनके ऊपर और वो ज्यादा से ज्यादा स्कोर बोर्ड में रन बना सके। तो साफ तौर पर भारत की टीम का प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पर जाहिर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। भारतीय टीम गेंदबाजी करेगी, शुभमन गिल की जगह ईशान किशन खेलेंगे। शुभमन गिल की तबीयत क्योंकि ठीक नहीं है, नासाज है, इस वजह से अब ईशान किशन खेलेंगे, यानी कि रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग पार्टनर ईशान किशन होंगे। ऐसा कहा जा सकता है। वैसे रणनीति में बदलाव किसी भी तरह से मैनेजमेंट या फिर कप्तान ले सकते हैं, ये जब भारत की बारी ऑस्ट्रेलिया के बाद होगी तब पता चलेगा, लेकिन शुभमन गिल की जगह ईशान किशन खेले। हाँ, ये झटका जरूर है कि शुभमन गिल बीमार हैं और उनके स्थान पर ईशान किशन आए हैं, क्योंकि शुभमन गिल लगातार बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे, हर फॉर्मेट में रन बना रहे हैं, चाहे टेस्ट हो चाहे T20 और अब ये वनडे का मुकाबला। और वनडे में हमने देखा पिछली सीरीज में कि किस तरह से धुआंधार शतक एक के बाद एक जमाते हुए शुभमन गिल नजर आए। फिलहाल अब सारा फोकस इस बात को लेकर है कि चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में जो 2 बजे मुकाबला शुरू होने वाला है, जिसमें भले ही टॉस जीता हो ऑस्ट्रेलियाई टीम ने, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कोशिश होगी, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दबाव होगा कि 300 से ज्यादा रन भी कम पड़ सकते हैं इस दमदार भारतीय टीम के खिलाफ। इसलिए ऐसा लगता है चेन्नई का चेपॉक स्टेडियम की अगर बात करें तो बहुत बड़ा यह स्टेडियम अगर डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो नहीं है, लेकिन इस लिहाज से
चेपॉक की जो गर्मी है और जो उमस है वो भी ऑस्ट्रेलिया को परेशान कर सकती है। हालांकि पहले से ऑस्ट्रेलिया के कई यहाँ पे खिलाड़ी खेल चुके हैं और पहले से ही वो इस मुकाबले में टीम आ चुकी है और एक्लेमेटाइज होने की, यानी जो वातावरण है, जो जलवायु है, उससे तारतम्य बनाने की पूरी कोशिश है। और अब आज के मुकाबले को लेकर क्या कुछ क्रिकेट फैंस का कहना है, सोचना है, आइए सुनाते हैं आपको एक करके। Hopefully high scoring. It's just good to watch then. Hopefully around 3:30 or more. And I'm hoping that Australia wins, so hopefully the heat doesn't affect them too much, but go Maxwell, hopefully he gets some good runs for Australia. I'm hoping he can get over 300 runs, fingers crossed, hopefully, we'll see how we go. No, Ashwin has been one of the most important bowlers for us, and he'll do well over here in home conditions, and the weather is pretty hot today. So don't think the Australians can keep up to that. Let's see. It'll be one of the most competitive matches in this World Cup. चेन्नई का पिच जनरली स्पिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, तो हमारे पास 3 स्पेशल स्पिनर्स हैं, कुलदीप, जडेजा, अश्विन। तो अगर हम बॉलिंग फर्स्ट करते हैं और अश्विन यहाँ का चेन्नई का ही बॉर्न है, तो उसको एक्सपीरियंस भी है चेन्नई पिच में खेलने का, तो हमारे लिए वो एक एडवांटेज है। उनके यहाँ पे देखेंगे तो एडम जैम्पा है सिर्फ नॉन स्पिनर के मामले में, ग्लेन मैक्सवेल बीच में कुछ कर सकता है। We both are here for the India versus Australia cricket match. I hope Team India wins. I don't know enough about cricket. Andrew from Perth, Western Australia. It's going to be a cracker. It's going to be a great one. Virat Kohli, pass his use by date. He'll get sewn up. He won't get 100. He might get 20. He might get 30. Glenn Maxwell, he'll come out. He'll knock 77 off 30 balls. Mitch Marsh, he'll open the batting. He'll make 120 off, say, 70 balls. Mate, we'll just clean it up. We're going to make 359. Then we're going to come out and we're going to bowl India out for 317. तो ऑस्ट्रेलियाई फैन भी आए हुए हैं बड़ी संख्या में यहां पर मैच देखने को। जाहिर सी बात है, वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार आता है, वनडे वर्ल्ड कप, और अब इस मुकाबले का रोमांच बिल्कुल ऑस्ट्रेलियाई मैदान में दर्शक दीर्घा में बैठकर देखना चाहते हैं। जिन 2 बातों का जिक्र हमने किया, पहला यह कि ऑस्ट्रेलिया की टीम यही चाहेगी कि 300 से ज्यादा रन बनाए, तो उनके फैंस का भी यह मानना है कि 300 से ज्यादा 330 तक बनाए तब भी वो सेफ नहीं रहेंगे। और दूसरी तरफ गर्मी एक बड़ा फैक्टर है ऑस्ट्रेलिया का। टीम कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? टॉस ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है। टीम कॉम्बिनेशन क्या रहेगा भारत की तरफ से? रोहित शर्मा और ईशान किशन, विराट कोहली नंबर 3 पर, यानी 1 डाउन, 2 डाउन श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल विकेट कीपर भी होंगे। अब देखना होगा विकेट कीपिंग ईशान शर्मा करते हैं या फिर माफ कीजिएगा ईशान किशन करते हैं या फिर लोकेश राहुल। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर की भूमिका में, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज।